अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 28 स्टार्ट करते हैं कैफ 1 FAR 1 का। थोड़ी सी हमने टेस्ट 3 की डिस्कशन करनी है और ज़्यादा हमने आज लेक्चर 28 करना है, ठीक है ना। टेस्ट 3 की वैसे तो मैंने प्लानिंग यही की थी कि मैं वो मुश्किल वाला जो पहला सवाल है वो भी सारा करवाना मैंने है, सारा क्लास के अंदर बोर्ड के ऊपर वाइट बोर्ड पे मैंने सॉल्व करना है, वो टेंशन न ले। आज नहीं किया, कर नहीं पाया, बस वो सवाल शुरू कर दिया रिवैल्यूएशन का और वो करते चले गए, उसमें मज़ा आता गया और करते चले गए। तो आधा मतलब 2 में से एक सवाल डिस्कस कर लेता हूं मैं, दूसरे के ऊपर एंड पे आपको थोड़ी सी बात मैं करके भेजूंगा और वो मैंने होमवर्क में दे दिया क्लास, पिछली क्लास को आपको भी होमवर्क में दूंगा। आप थोड़ा सा वो बात सुनने के बाद एक ट्राई घर पे बैठ के करेंगे, उसके बाद कल मैं आपको वो मुकम्मल सवाल क्लास के अंदर सॉल्व करवाऊंगा, एक एक चीज़ उसकी डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन टफ था, बहुत टफ था। बहुत टफ नहीं होगा जब आप सोल्यूशन मेरे साथ मिलकर करेंगे। आप कहेंगे ओह अच्छा है, हम यही सोच लेते, हम यही सोचते तो हम भी सही होते, हम भी पास कर लेते। देखें आप लोग ना चीज़ों को सतही नज़र से देखते हैं और बिल्कुल क्लास में जैसे हुआ सवाल है वैसा आ जाए तो आप कहते हैं हाँ बस ठीक है हमें ये आता है, वरना नहीं आता। अब आपको पहले 2 टेस्ट की तरह से टेस्ट आते रहे, हाँ आप भी खुश मैं भी खुश, राजी बाजी सारा सेशन गुजर गया, वाह वाह हो गई सर हमें तो सब कुछ आता है। पर्चे में गए वहाँ पे बैठ के मुझे गालियाँ दे, तो उससे देखो ये नहीं कि हर टीचर की अपनी अप्रोच होती है, मेरी थोड़ी सी अप्रोच डिफरेंट होती है, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि आपको स्टार्ट के अंदर ही तैयार कर लिया जाए मुश्किल टेस्ट बनाकर। 2 से 3 टेस्ट लगते हैं, आपको मार पड़ती है आपको, फिर आपको पता लग जाता है कि 50% नंबर कैसे लेने हैं मुश्किल से मुश्किल सवाल में भी, ठीक है ना। तो आई कैप का पर्चा जो होता है वो बैलेंस्ड ही होता है, 30 से 35% आसान होता है, 30 से 35% मुश्किल होता है और 30 से 35% बहुत मुश्किल होता है। हम तैयारी करेंगे हर टॉपिक में बहुत मुश्किल के लिए और वो मैं आपको तैयार किया करूंगा टेस्ट के अंदर। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपने 50% मार्क्स लेने हैं, कैसे लेने हैं ये आपका मसला होगा। खैर मसला तो ये मेरा भी है, लेकिन 2 से 3 टेस्ट के अंदर आपकी ये ट्रेनिंग हो जाएगी, ठीक है, कि आप पासिंग मार्क्स लेने वाले बन जाएंगे, चाहे सवाल जितना मर्जी में टफ बनाया करूंगा। इसकी एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा मैं टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 को जब क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। एक तो सवाल सॉल्व करते आप कहोगे यार हम थोड़ी सी हिम्मत करते, थोड़ा सा हाथ पांव मारते तो हमारे तो आधे नंबर थे, क्योंकि मैंने मार्किंग स्कीम भी साथ साथ आपको बोर्ड के ऊपर बना के देनी है कि जिसने ये स्टेप लिख लिया इतने मार्क्स मिल गए, ये लिख लिया इतने मार्क्स मिल गए। सारा सवाल तो सही करना वैसे भी जरूरी नहीं होता, तो आपको एक दुख होगा, लेकिन वो दुख मैं चाहता हूं कि आपको हो ताकि आप अगली दफा उसमें हिम्मत करें, टेस्ट के अंदर बैठ के हिम्मत करके टेस्ट को सॉल्व करें। जो बस टाइम बेटा तो टाइम सबके लिए ऐसा ही है, ठीक है ना, इसी को तो तैयार करना है, ठीक है। अब बेटा बहुत कम नहीं होता, बहुत कम नहीं होता, मैं कह रहा हूं मुश्किल के लिए आपको तैयार करना है। तो मुश्किल तो यही चीज है कि टाइम भी कम है, सवाल भी टफ है और फिर 50% नंबर लेने तो लेने हैं ना। ट्रेनिंग का टाइम है यार, ट्रेनिंग हो रही है आप लोगों की, ठीक है ना। अभी तो जंग में लड़ने से पहले आपकी ट्रेनिंग सख्त वाली हो जाएगी, तो वहां पे आसान सवाल आ जाएगा तो मौजें, मुश्किल वाला भी आएगा तो उसके भी आपको पता होगा टैकल कैसे करना, ठीक है ना। क्योंकि हमारा टारगेट बिल्कुल भी क्लास टेस्ट में अच्छे नंबर लेकर वाह वाह करना या करवाना नहीं है। हमारा टारगेट है आईकैप को पास करना है हमने, तो उसके लिए अगर थोड़ी बहुत आपको 2-3 टेस्ट के अंदर पिटाई होती नजर आए तो होने दें, बल्कि आप ये टारगेट रखें कि जो हो गई सो हो गई, अगली दफा हमने नहीं करनी। जब मैं डिस्कशन करूंगा आप खुद अंदाजा होगा आपको कि नहीं हम बस डरते हैं, हम सिर्फ पहले से सोच लेते हैं ये सवाल ये तो नहीं होगा, पता नहीं इस सवाल में क्या है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। जब मैं डिस्कशन करूंगा तो आपके ज़हन के अंदर ये बात आएगी कि हाँ हम थोड़ी सी हिम्मत करें तो हमेशा हमसे आधा सवाल सही हो जाए, कम से कम। मुश्किल से मुश्किल सवाल, सीए का बच्चा कोई भी पढ़े बगैर पर्चे में नहीं जाता, तो मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आप आधा सही कर सकते हैं। बात सिर्फ होती है आपकी हिम्मत करने की, इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। तो पहले करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 टेस्ट का डिस्कस। जी एसी का स्विंग कर दें तारिक भाई आके। अच्छा, ये जो आपके आज के हैंडआउट का क्वेश्चन नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 है दरअसल, ठीक है ना। तो इस टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 2 को मैं इधर डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है जी। टेस्ट 3 क्वेश्चन नंबर 2 ये सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सामने है। यही एसिड यकम जुलाई 8 को खरीदा हमने, उसके बाद 600 का खरीदा था हमने, 30 साल इसकी लाइफ थी और यकम जुलाई 22 को जाके रीवैल्यू हुआ और जनरल एंट्रीज करनी है 2023 की, यानी 30 जून 2023 वाले साल की जनरल एंट्री सिर्फ करनी थी। ये टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 2 था, तो ये मैंने यहां पर हैंडआउट के अंदर डाल दिया है ताकि यहां पे मैं इसको लिख सकूं, ठीक है। एसिड किस दिन परचेज हुआ है जी, यकम जुलाई 2008 पे
कॉस्ट है इसकी 600, लाइफ 30 साल और रीवैल्यू हुआ यकम जुलाई 2022 पर। ठीक है जी। अब एंट्री सिर्फ मांगी गई है किस साल की? यकम 30 जून 23 है ना, ईयर एंड, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2023। मतलब हमारा सवाल इस सवाल में हमारा साल जो है वो 31 दिसंबर वाला नहीं है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आपको मैंने बताया हुआ क्या कर लिया करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं यकम जुलाई 22 से 30 जून 23। ये इस साल की इसने हमसे एंट्रीज मांगी थी सिर्फ। ठीक है, ओके चलो। अच्छा, अब मेरे वो प्यारे प्यारे बच्चे हाथ खड़ा करें और मुझे बताएं जिन्होंने यकम जुलाई 2008 से वर्किंग करना शुरू की और 31 दिसंबर 8, 31 दिसंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 22 तक लेकर आए एसेट को हर साल की डिडक्शन चार्ज करते हुए ऊंचा हाथ खड़ा करें। एक नहीं है, काफी हैं। आप शर्म न करें, अच्छी बात है, आपके अंदर इतना हौसला तो है। आप पास होने वालों में से होंगे, क्वालिफाई करने वालों में से होंगे। आप जैसे बच्चे होते हैं वो जो अपनी गलती के बाद उसको तस्लीम करते हैं, और जो हर चीज का मलबा आईकैप पे डालते हैं वो क्वालिफाई नहीं करते। आईकैप के अंदर बच्चा एक आधा फेल हो जाना बात नहीं है मुश्किल, वो मसला नहीं है, वो हो जाता होता है। लेकिन उसका मलबा आईकैप पे डाल के, फलां चीज पे डाल के, उस्ताद पे डाल के, पेपर पे डाल के जो आगे जो चलने की कोशिश करते हैं वो नहीं चल पाते। ऐसे बच्चे चल जाते हैं जो कहते हैं हाँ मुझसे गलती हुई। तो किसने गलती की जी? हाँ, उधर हाइब्रिड में बात समझ आई है। यकम जुलाई 2008 से वर्किंग शुरू की, हर साल की डेप्शन माइनस करके बुक वैल्यू, डेप्शन माइनस करके बुक वैल्यू करते 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 यकम जुलाई 22 तक आए। हाथ खड़ा करें जी। ये कुछ 7-8 बच्चे इतनी पॉपुलेशन में से हैं, तो सारी में से भी इसी तरह से होंगे। सही हो गया बस, जज़ाकल्लाह। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना था भाई। स्ट्रेट लाइन मेथड है, सवाल खामोश है तो स्ट्रेट लाइन मेथड लगाते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हर साल डेप्रिसिएशन बराबर होती है। ठीक है ना। जब हर साल डेप्रिसिएशन बराबर होती है तो आपने क्या करना था? आपने नंबर ऑफ ईयर्स गिन लेने थे और कॉस्ट में से उनकी डेप्रिसिएशन एक ही बार डेप्रिसिएशन माइनस करने की बजाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर लेनी थी। यकम जुलाई 2008 से 30 जून 2022 तक की, ये यकम जुलाई 2022 तक की गिनती कर लेते हैं। यकम जुलाई 8 को एसेट आया तो यकम जुलाई 9 तक 1 साल, 10 तक 2 साल, फिर 11, 12, 13, 14, 7 गिने, 15, 16, 17, 18, 10 हो गए, 19, 20, 21 और 22। ठीक है, कितने साल गुजर चुके थे? रिवर्जन के दिन तक लेके आना था ना, और हमारे साल का पहला दिन भी था इस सवाल में। ठीक है, तो 14 साल गुजर चुके थे। तो आपने मेरे प्यारे बच्चों ये काम करना था। ये कॉस्ट 30 जून 22 मैंने इसलिए लिख दिया यहां पर 30 जून 22, ये यकम जुलाई 22 भी लिख सकते हैं। 30 जून 22 लिखकर आपको आदत है ना, इस तरह से आप 30 जून लिखते हैं। ठीक है, 30 जून 22, ये यकम जुलाई 22 एक ही बात है। ठीक है ना। तो 30 जून 22 पर कॉस्ट 600 है, और कॉस्ट तो सारी जिंदगी यही रहनी है ना, इसलिए 30 जून 22 लिखूं या जो मर्जी लिखूं, कोई मसला तो नहीं है। ठीक है ना। आप कभी हमने तो कॉस्ट लिखनी है यकम जुलाई 2008 लिखनी है, तो लिख लो यकम जुलाई 2008, फिर उसके नीचे कंडीशन लिखते हुए तो 30 जून 22 ही लिखना है, और बुक वैल्यू 30 जून 22 पे ही आनी है। ठीक है, तो आपने ये 30 जून 22 लिखनी है कॉस्ट, तब भी सही है। आप इसकी जगह यहां पर होता है ना, कुछ बच्चों का एतराज हो जाता है, नहीं जी ये 30 जून 22 हमें पसंद नहीं, पिछली क्लास में किसी ने एतराज नहीं किया वैसे। ठीक है, तो आप यहां पर लिख लो, लेकिन मेरा दिल कर रहा था कोई करे। यकम जुलाई 2008 को कॉस्ट थी 600। एक बच्चे ने बोला, मैंने कहा चुप चुप बस, ठीक है ऐसे ही, कॉस्ट साइज नहीं ऐसी रहती है। तो भाई ठीक था, वो भी लिखा हुआ, ये भी ठीक है। कॉस्ट यकम जुलाई 8 को जो है, कॉस्ट तो 30 जून 22 में भी यही है। ठीक है ना। ओके, अच्छा, अब इसमें से हमने डेप्रिसिएशन माइनस की। देखो स्ट्रेट लाइन मेथड था, तो हमने कहा कॉस्ट ओवर लाइफ करें तो 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। बोलो, कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है ना, कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ, 1 साल की डेप्रिसिएशन आ गई। और कितने साल गुजर चुके अभी गिने थे? 14, मल्टीप्लाई किया 14 से, 280 आ गई। 14 साल की डेप्रिसिएशन इकट्ठी, और हम एकदम से यकम जुलाई 8 से जंप करके 30 जून 2022 से पहुंच गए। बुक वैल्यू हमारे एसेट की आ रही है 320। ठीक हो गया, तो सही है। चलिए, उसके बाद अब हमारा साल शुरू हो गया। ठीक है, अब यकम जुलाई 22 को एसेट रीवैल्यू हुआ है, रीवैल्यू होकर 800 पे पहुंच गया है। तो यकम जुलाई 22 पे एक लाइन खाली छोड़ते थे ऐसे। ठीक है, एक लाइन मिटा देता हूं बेटा, फिर मैंने करवाया तो है, स्विंग नहीं हुआ। तारिक भाई स्विंग नहीं हुआ।
अच्छा अच्छा जी, सुने, जल्दी से जरा इसको देख लेते हैं दोबारा। अच्छा है जी, जी बुक वैल्यू 320 थी, बोले रीवैल्यूएशन हो रही है, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख ली। ठीक है, क्या करना है जी, इसी को क्या करना है, इसलिए सबको ऊपर कर लो, सबको इधर, मुझे वहां लगे, ठीक है ना, सबको जी। अच्छा, एक लाइन खाली छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख लीजिए हमने। बोले अब 320 से एसेट बढ़कर हो गया 800 पे। ठीक है, हो जाएगा बेटा। वो क्या मतलब, क्या उसमें क्या देख रहे हो तुम, जीगर के साथ जो बैठा हुआ लड़का, क्या देख रहे हो, एसी के अंदर स्विंग ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा अगर तुम उसको देख लोगे, पास हो जाओगे उसको देखने से। इधर देख लो ताकि पास हो जाओ, जो काम देखने वाला है जी। तो 320 से एसेट बढ़कर 800 पे चला गया तो सरप्लस आया, लॉस आया, सरप्लस आ गया। कितना सरप्लस आ गया, 480 का। ये सरप्लस के कॉलम में आपने लिख लिया 480। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंसिंग फिगर आ गई आपकी। ओके, और फिर ईयर एंड पे आपने इसको 30 जून 23 पे जाके इसको डेप्रिशिएट करना था। डेप्रिशिएशन के लिए अब आपने लेनी है रीवैल्यूड अमाउंट, डिवाइड करना है उसको रिमेनिंग लाइफ से। रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालनी है, रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर, ईयर एंड पे ना निकालने लग जाना। अच्छा, मैंने ये नहीं कहा कभी कि यकम जुलाई यकम जनवरी पे निकालेंगे, बल्कि मैंने हमेशा ये कहा रीवैल्यूएशन के दिन रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे। उसकी वजह क्या है, देखो आज स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन करते फिर रहे हैं, कल को ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन चली जाएगी, तो हमारा उसूल ये नहीं होना चाहिए कि यकम जुलाई साल के पहले दिन रिमेनिंग लाइफ निकालें। हमारा उसूल ये होना चाहिए जिस दिन रिवैल्यूएशन हुई है उस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। ठीक है ना। तो रिवैल्यूएशन किस दिन हुई, यकम जुलाई 22 पे, यकम जुलाई 22 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकाले। तो यकम जुलाई 22 तक लाइफ गुजर कितनी गई, 14 साल। अभी अभी तो गिने 14 साल, यकम जुलाई 8 से यकम जुलाई 22 तक 14 साल गुजर गए। ठीक है, 14 साल गुजर गए, टोटल लाइफ कितनी थी 30, 14 गुजर गए तो रिमेनिंग 16, तो डिवाइडेड बाय 16। और जो एसिड के साथ करते हो वही सरप्लस के साथ आंखें मीट के कर लेते हो जी। बताएंगे, बताना पसंद करें, मैंने मिटा दिया ना इसलिए बता दें अब आप 50। और अब देखें ना, ऊपर वाली डेफिनेशन देखकर नहीं हमने लाइफ निकाली, इसीलिए मैंने कहा था डेफिनेशन देखकर रिमेनिंग लाइफ ही निकाला करनी है आपने। हमेशा आपने इस तरह से लाइफ निकालनी है ये डेट ऑफ रिवैल्यूएशन खड़े होकर, क्योंकि सवाल के अंदर कभी कभी हमें किसी भी मोड़ के ऊपर जिंदगी के एसेट की जिंदगी किसी भी मोड़ के ऊपर लाके खड़ा कर सकता है। उस वक्त फिर हम ऊपर डेफिनेशन देखकर नहीं रिमेनिंग लाइफ निकाल सकेंगे, तो हमें इस तरह से रिमेनिंग लाइफ निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, और सही है। चले, तो 750 एसेट की बुक वैल्यू आ गई और 450 रिवैल्यूएशन सरप्लस की बुक वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इधर देखें, हमने एंट्रीज जो शुरू करनी है ना वो इधर से आगे, वो तो सिर्फ बुक वैल्यू निकालने की जरूरत थी ताकि उसको कंपेयर करके मार्केट वैल्यू से सरप्लस निकाल सके। डेप्रिसिएशन 30 जून 22 तक जो होगी हमें उससे क्या लेना देना, हमारे तो साल जो रिक्वायर्ड एंट्रीज हैं वो 30 जून 23 वाले साल की है, यानी यकम जुलाई 22 से 30 जून 23 तक। ठीक है ना, तो ये तो एंट्रीज हो रही है यहां से शुरू। ठीक है, अब ये 4 एंट्रीज बनती थी। पहली एंट्री यकम जुलाई 22 को ट्रांसफर की है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। कितना डेप्सिट हो चुका है आज तक, सामने तो नजर आया 280 अभी तक अक्यूमुलेटेड डेप्सिट हमने ली। ठीक है, ट्रांसफर किया अक्यूमुलेशन को एसेट में, फिर सरप्लस है तो एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट के 480 से ईयर एंड पे 50 की डेप्रिसिएशन डेप्सिट डेबिट अक्यूमुलेशन क्रेडिट और 30 रुपए ये क्या है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर किया रिटेन्ड अर्निंग्स। अपवर्ड रिवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन 30 से बढ़ गई, जिस वजह से प्रॉफिट 30 से कम हो गया, तो रिटेन्ड अर्निंग्स भी कम हो गई। हम रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाएंगे क्रेडिट और कम करेंगे उस अकाउंट को सरप्लस आने पर बढ़ाया था, यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस, तो उसको डेबिट कर दिया। यही सीखा था ना कल। ठीक है, तो ये था टेस्ट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है जी, उसके बाद टेस्ट 3 का क्वेश्चन नंबर 1 इंशाल्लाह हम एंड पे थोड़ा सा देख लेंगे, एंड पे। ठीक है, और होमवर्क में होगा वो कल, फिर इंशाल्लाह वो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। इसमें कोई सवाल है तो पूछ लें। नहीं है कोई सवाल? डायरेक्ट कितने बच्चों ने कर लिया था? डायरेक्ट ही किया था, ऐसे डायरेक्ट, बड़ी बात है। चले ठीक है, यानी कि दिमाग चलता है यहाँ पे कुछ बच्चों का। मैं तो स्टूडेंट होता था तो मेरा तो इतना नहीं चलता था। अच्छे बच्चे हैं आप लोग, मैं इतना लायक नहीं।
कौन सी बेटा? ये हमने कल एक एंट्री की थी, कल क्लास के अंदर मैंने 4 स्टेप्स लिखवाए थे। मैंने कहा था असल में ना आप 600/30 करके मुझे आंसर बताएं, डेफिनेशन कितनी आती है? 600/30 करके बताएं। 20 आती है। अगर एसिड रीवैल्यू ना हुआ तो डेप्रिसिएशन 20 रुपए हुआ करती थी। एसिड अपवर्ड रीवैल्यू हुआ तो डेप्रिसिएशन 50 रुपए आने लग गई, डेप्रिसिएशन 30 रुपए से बढ़ गई। लेकिन ये ऐसे नहीं करते होते कैलकुलेट, मैंने इसका शॉर्टकट बताया हुआ है, क्योंकि ऐसे हर जगह नहीं हो सकेगी कैलकुलेट। अभी आज एक सवाल करते हैं, उसमें नहीं हो सकेगी कैलकुलेट, ठीक है ना? तो हर जगह कैलकुलेट नहीं हो सकती, तो इसलिए हमने एक शॉर्टकट ऐसा रखा हुआ है जो हर जगह ही लग जाता है, जुगाड़ है, ठीक है ना? अच्छा, तो बहरहाल 30 रुपए की डेप्रिसिएशन इंक्रीमेंटल है, जिसको निकालने का तरीका हमने रखा हुआ है, सरप्लस को डिवाइड कर देते हैं, उसी रिमेनिंग लाइफ से 30 आ गया। अब अपवर्ड रिवर्जन की वजह से डेप्रिसिएशन 30 रुपए से बढ़ गई, जिसका असर प्रॉफिट पे ये पड़ा, एक्सपेंस बढ़ा तो प्रॉफिट कम हो गया और रिटेन्ड अर्निंग्स भी कम हो गई। हमें इस पे कल एतराज उठा था, क्योंकि हम कहते थे प्रूडेंस ने गेन नहीं ले जाने दिया, तो ये भी फिर हम नहीं लेके जाएंगे, ठीक है ना? तो रिटेन्ड अर्निंग्स जो कम हो गई हैं, इसको एतराज दूर करने के लिए हमें बढ़ाना पड़ेगा। रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ाना क्रेडिट नेचर की चीज है, क्रेडिट करके ही बढ़ाएंगे, ठीक है? और डेबिट कर देंगे उस अकाउंट को जिसे सरप्लस आने पर बढ़ाया था। तो सरप्लस आने पर तो हमने रिवर्स सरप्लस को बढ़ाया था, तो इसको क्या कर देंगे? डेबिट। तो ये एंट्री हमने की थी, रिवर्स सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। बल्कि हमने तो डाउनलोड वाले भी लिख लिया था। डाउनलोड वाले साल के अंदर डाउनलोड रिवर्स जब हो तो फिर डेप्रिसिएशन जो शॉर्ट होती है उसकी कोई एंट्री करते ही नहीं है, क्रेडिट करते ही नहीं है, क्योंकि वो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट है। तो ये क्या बात हुई फिर, ठीक है? यहां तक को मसला जी? चले, अच्छा जी, ये सवाल आज मैंने आपको करवाना है, ठीक है? इधर देखें, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको कल क्लास में करवाया था, ठीक है? क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 सेम डिटो कॉपी ये था, इसलिए इसका कोई सोल्यूशन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा मैं, ठीक है ना? इतने भी बच्चे ना बने अब आपको सिर्फ फिगर बदल दी जाए तो आप कहें जी ये क्या हमें सवाल चेक करवा दें, ठीक है? ओके, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके अंदर चेंज ये थी कि इसमें 2 साल बाद रिवैल्यूएशन हो रही थी, ठीक है? ये सवाल का सलूशन आपको देना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि आज की क्लास के अंदर पहला सवाल 2 साल बाद रिवैल्यूएशन वाला ही है। फर्क सिर्फ ये है कि इसमें 2 रिवैल्यूएशंस थी, हमारा सवाल इससे भी एक कदम आगे बढ़ गया, उसमें 3। तो पहले 2 तक की रिवैल्यूएशन जो है वो उस जैसा सवाल है जैसा आपका कल का होमवर्क है, ठीक है? बहरहाल मैंने टीओ कह दिया था होमवर्क वो सोल्यूशन बना देंगे, जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन बना देंगे, आप उसको देख लेना, ठीक है? तसल्ली के लिए, वैसे जरूरत नहीं है। अच्छा, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा अहम था। ये क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ एन एसेट, कॉस्ट ऑफ एन जी देखें, सवाल पढ़ें जरा, कल वाला होमवर्क। कॉस्ट ऑफ एन एसेट ऑन यकम जनवरी 15 इज 600, लाइफ ऑफ एसेट इज 6 साल। ऑन यकम जनवरी 16 एसेट इज रीवैल्यूड एट 400 विद रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 साल। अजीब सा सवाल था, सवाल में गलती हो गई थी शायद। सवाल में गलती नहीं, बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है जो आपको देना था, इसलिए ये सवाल होमवर्क में दिया था कि आप करके आए। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया वैसे? चले चले, शिकर कुछ पढ़ने वाले बच्चे ही आए हैं, जाहिर सी बात है, जो बाकी तो घर चले गए, ठीक है? तो अब 1 साल गुजरा, अगले साल में पहले ही दिन एसेट रीवैल्यू होकर 400 पे चला गया। अब हमारी आदत ये थी कि हम रिमेनिंग लाइफ खुद निकालते थे, और हम यहां पर क्या करते, हम कहते जी 1 साल गुजर गया है, 6 साल टोटल लाइफ थी, 1 गुजर गया तो रिमेनिंग कितने हैं? 5। तो हम 5 की रिमेनिंग लाइफ ले लेते आदत के मुताबिक। लेकिन सवाल के अंदर उसने कहा रिमेनिंग लाइफ 10 साल है। अब हो गया कॉन्फ्यूज, 5 साल लें खुद कैलकुलेट करके या सवाल वाली रिमेनिंग लाइफ 10 साल लें? तो भाई देखो, अगर एक प्रोफेशनल बंदा रिवैल्यू ना प्रोफेशनल बंदा होता है, हमारा काम नहीं होता रिवैल्यू करना एसेट्स को, वो जो रिवैल्यूएशन करता है उसकी रिपोर्ट के ऊपर रिलाई करके हम एंट्रीज कर लेते हैं, ठीक है ना? तो एक प्रोफेशनल आदमी ने जब आपके एसेट की वैल्यू लगाई है, आप उसकी वैल्यू को फेयर वैल्यू मानते हुए बुक्स में इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, तो उसी प्रोफेशनल ने फिर इसके साथ रिमेनिंग लाइफ बता दी एसेट को देखकर। ये कम भी हो सकती थी, ये 3 साल भी हो सकती थी, ये 10 साल पे चली गई। उसने एसेट को देखा, उसने कहा वाह वाह जबरदस्त, जबरदस्त एसेट है, 10 साल और चलेगा अभी, ठीक है? वो ये भी कह सकता था इतनी बुरी हालत एसेट की, तुम कहते हो 5 साल रिमेनिंग है, मैं कहता हूं 2 साल मुश्किल से चलेगा। तो अगर सवाल के अंदर रिमेनिंग लाइफ खुद निकाल के दे दे तो हमने सवाल में वही यूज करनी है, हमने फिर खुद से कैलकुलेट नहीं करनी, ठीक है? ये बात पता नहीं लिखी क्यों आप लोग, क्योंकि लिखी क्यों नहीं आप लोगों ने,
इस पे पहले जरा ये रिमेनिंग लाइफ को अंडरलाइन करके स्टार लगा के लिखे ना यहाँ पे अंग्रेजी से अंग्रेजी और भी लिख ले, बल्कि यहाँ पे जगह खाली है ना, हैंड आउट के नीचे लिखे यहाँ पे। अगर सवाल में रिमेनिंग लाइफ खुद कैलकुलेट कर खुद बता दे, अगर सवाल में रिमेनिंग लाइफ खुद बता दे, अगर सवाल में रिमेनिंग लाइफ बता दे, खुद को काट दे, अच्छा नहीं लग रहा जुमला जरा, अगर सवाल में रिमेनिंग लाइफ बता दे तो हम खुद कैलकुलेट नहीं करेंगे, ये खुद इधर आना चाहिए था, बेखुद कर दिया इसने मुझे। अगर सवाल में रिमेनिंग लाइफ बता दे यानी गिवन हो तो हम खुद से कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि सवाल वाली रिमेनिंग लाइफ को ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक मिनट पहले पूरी सबको बात लिखने दें जी। अगर सवाल में रिमेनिंग लाइफ बता दे तो हम खुद से कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि सवाल वाली ही गिवन लाइफ को यूज कर लेंगे। ठीक है, जो जुमला भी लिखवाया था बस चेंज हो गया अगली बार। जी आप बोले मैडम। नहीं देखें, जितने ईयर पास हो चुके हैं सवाल यह है उनको तो माइनस नहीं करेंगे। अगर वो यहां पर ये लिख देता ऑन यक्रम 16 एसिड रीवैल्यू एट 400 विद टोटल लाइफ ऑफ 10 साल, तो फिर आप 10 में से 1 माइनस करके 9 निकालते। ठीक है ना उन्हें रिमेनिंग लाइफ खुद दे दी। जी सही है ये बात, ओके चले। चलें जी, इस सवाल को ट्राई तो किया ही होगा आप लोगों ने घर पे। ठीक है, तो इस सवाल का सॉल्यूशन ये है। ठीक है जी, कॉस्ट 600 थी, पहले साल डेप्रिशिएट किया हमने, डिवाइड बाय 6 करके 100 की डेप्रिसिएशन आई, 500 बुक वैल्यू आ गई। यकम जनवरी 16 पे रीवैल्यू होकर 400 पे गया, एक लाइन खाली छोड़ी, रीवैल्यूएशन अमाउंट लिखी और पहले ही साल क्या आ गया, रीवैल्यूएशन लॉस। एक तो ये बात भी इसमें अहम थी, इसमें दो बातें अहम थी, छोटा सवाल ली थी छोटी सी, लेकिन दो अहम बातें थी। पहली, पहले साल लॉस आ सकता है, दूसरी रिमेनिंग लाइफ सवाल बता दे, तो ये दोनों बातें देखनी थी हमने। ठीक है ना, तो रिवैल्यूएशन लॉस पहले ही दिन आ गया तो कोई मसला नहीं है भाई, रिवैल्यूएशन लॉस ही आया ना, क्या हो गया। अगर लॉस आ गया पहले ही साल, उस लॉस ने देखा ऊपर कोई सरप्लस नजर उसको नहीं आया, तो सारे का सारा लॉस कहां चला गया, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, यहां पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा आपको। ठीक है ना, यहां पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि कोई लॉस बड़े नहीं हुआ था। तो ठीक है, एक बात तो ये समझ आ गई। अब हो गया एसेट रीवैल्यू, बोलो हो गया एसेट रीवैल्यू, ये एंड पे इसको क्या करना है, डेप्रीशिएट। तो यही बात मैंने अभी आपको आपके रजिस्टर्स पे आपके नोट्स के ऊपर लिखवा दी कि अगर रिमेनिंग लाइफ खुद बता दे तो हमने नहीं निकालनी, उसी को यूज कर लिया। तो 400/10 100/10 तो 40 और 10। सर जो ये एक साल यूज हो गया उसे माइनस नहीं करेंगे? जी यही मैंने थोड़ी देर पहले इधर जवाब दिया था कि अगर सवाल के अंदर ये लिखा होता ये वैल्यू होकर 400 पे गया है और टोटल लाइफ 10 साल हो गई है, तो फिर हम कहते कि 10 में से 1 गुजर गया, रिमेनिंग 9 है। लेकिन सवाल में वो खुद कह रहा है कि इस दिन यकम यानी 16 पे 400 पे गया है और इस दिन रिमेनिंग लाइफ 10 साल है, तो उसने खुद ही रिमेनिंग लाइफ निकाल कर दे दी। ठीक है, अच्छा बात क्या करने लगा था वो तो भूल गई है, चलो कोई बात नहीं, एंट्रीज कर लेते हैं, बात तो याद आ ही जाएगी, बात का क्या है। ठीक है, हाँ हाँ आ गई याद, बात आगे याद। जरा 600 को 10 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है, 100 आता है। जरा इस 100 को देखो और रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड हुई तो इस 40 को देखो, इस हिसाब से तो 60 रुपए से डेप्रिसिएशन शॉर्ट हुई है, बोलो। लेकिन यहां पे आप देखो तो सिर्फ 10 आ रहा है, लाइफ बदल गई। इसलिए मैंने आपको कभी भी यूं नहीं कहा था कि पुरानी डेप्रिसिएशन देखो और नई डेप्रिसिएशन देखो और एक्सेस शॉर्ट निकालो, बल्कि मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दिया था, जो एसिड के साथ करो वही सरप्लस या लॉस के साथ कर दो, आंसर सही आएगा। इसी दिन के लिए कहा था ये, क्योंकि अगर लाइफ बदल जाए तो फिर एसिड की वो डेप्रिसिएशन उस तरह से नहीं आती कि आप कंपेयर करके इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकाल सकें या शॉर्ट डेप्रिसिएशन निकाल सकें। ठीक है ना, इसलिए अपना असूल पक्का हमारे काम आ गया, ये शॉर्टकट हमारे काम आ गया, वरना तो वो फेल हो गया था। ठीक है, अच्छा अब एंट्रीज अगर करनी हो तो एंट्रीज मैं बोलता हूं, आप लोगों ने की होंगी एंट्रीज। पहली एंट्री क्या होगी, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट 600 से। दूसरी एंट्री इस साल की हुई होगी 15 की, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट।
15 इज ओवर, 16 शुरू हुआ। 16 के अंदर पहले ही दिन क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन के दिन एंट्रीज में तो पहली एंट्री क्या होती है, ट्रांसफर की एंट्री। क्या एंट्री होती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट। अब ये एंट्री हमें कहीं नजर नहीं आ रही यहां पे, क्यों, क्योंकि एसेट अकाउंट को बुक वैल्यू पे लाने की एंट्री है, वर्किंग तो ऑलरेडी बुक वैल्यू शो कर रही थी 500 रुपए की, ठीक है ना। इसलिए ये पहली एंट्री रिवैल्यूएशन वाली आपको वर्किंग में कहीं नजर नहीं आया करेगी। देखो ये यकम, ये 30 31 में 15 पे ना, 15 का साल खत्म हो गया, अब 16 का साल इससे आगे है। 16 की एंट्रीज ये पड़ी हैं, 16 की एंट्रीज के अंदर कहां एक्यूमुलेशन डेबिट, देखो ना, ये तो देखो, ये एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ा, एसेट डेबिट, दूसरा इंपैक्ट कैश क्रेडिट, डेप्रिसिएशन एसेट की कमी है ना, एक्यूमुलेटेड का क्रेडिट होना मतलब एसेट का क्रेडिट होना एक ही बात है, बोलो डेप्रिसिएशन का बढ़ना एसेट की कमी है ना, ठीक है। तो दूसरी एंट्री भी नजर आ रही है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट या एक्यूमुलेशन क्रेडिट। यहां पे बुक, यहां पे हम एसेट को क्रेडिट कर देते हैं, वर्किंग चल रही होती है ना, एक्यूमुलेशन अलग से बनाते नहीं, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेशन क्रेडिट हो गई, ये एंट्री भी नजर आ रही है। अब 16 का साल आया, हमने कहा पहली एंट्री होगी ट्रांसफर की, ट्रांसफर है, बोलो एक्यूमुलेशन डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, कितने से, 100 से। कहीं पर नजर आ रहा है, वो इत्तेफाक से ये 100 आ गया लॉस, वरना ये तो रिवैल्यूएशन लॉस है। ट्रांसफर की एंट्री कभी भी वर्किंग में नजर नहीं आया करेगी, क्योंकि वर्किंग ऑलरेडी बुक वैल्यू पे। तो इसलिए जिस साल रिवैल्यूएशन होगी, अगर मैं वर्किंग से एंट्रीज देख के कर रहा हूंगा, तो पहली एंट्री को मैं इधर करके तो देखूंगा, वो पहली एंट्री किधर है, ये देखो 16 का साल शुरू हुआ, पहली एंट्री किस चीज की है, ट्रांसफर की। ट्रांसफर की एंट्री क्या है, एक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट, वो सामने नजर आ रही है, मतलब दिमाग के अंदर, दिमाग के अंदर एक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट, और दूसरी एंट्री सरप्लस आया है, देखो देखो देखो, एसेट डेबिट रिवैल्यूएशन लॉ, ओ एसेट डेबिट नहीं हो रहा, माइनस हो रहा है, लॉस है। तो देखो वैसे तो सही लिखा हुआ, लेकिन तरतीब डेबिट क्रेडिट बोलने की मैंने 2 बिठा दिया और मैंने कहा लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा है, तो पहले तो उसको बोलना पड़ेगा। तो हमारी दूसरी एंट्री होगी, इस साल की दूसरी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 100 से और एसेट क्रेडिट 100 से, ठीक है। फिर तीसरी एंट्री डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 40 से, और चौथी एंट्री ये करते ही नहीं है, लॉस वाले साल में एंट्री नहीं करते। कल इसकी एंट्री नहीं की थी, आज खूब प्रैक्टिस करनी है इसकी, दिल खोल के प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह, टेंशन नहीं आप, ठीक है। सही है, ये बात समझ आ गई कि आपको नंबर 1 एंट्री नजर नहीं आ रही, हालांकि रिवैल्यूएशन के साल की नंबर 1 एंट्री ट्रांसफर की होती है, पर वर्किंग में नजर नहीं आया करेगी, क्योंकि वर्किंग ऑलरेडी बुक वैल्यू पड़ी होती है, ठीक है। तो सही है, तो ये होमवर्क हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया, इसकी तस्वीर आप लोगों ने ले ली होगी मुझे पता है अब तक। तो आगे चलें, आज वाला सवाल ओपन कर लें जी, आज वाला हैंड आउट। आज क्वेश्चन नंबर 2 मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 1 अब डिस्कस करने लगे हम, और उम्मीद है इंशाल्लाह 1 घंटे से कम में ही ये हो जाएगा, ठीक है। 30 मिनट वैसे मेरा टारगेट है, लेकिन आप लोगों ने मुझे पता है 40 को मिनट लगा देने हैं इस पे जी। हैंड आउट नहीं मिला, मिल जाता है हैंड आउट, फिलहाल तो ये सामने हैंड आउट मौजूद है, ये 3rd रो में ला दें यार जी, सामने हैंड आउट मौजूद है। एसेट खरीदा 1 जनवरी 12 को, कॉस्ट थी 500, यूजफुल लाइफ है 20 साल, ठीक है। रिवैल्यूएशन डिटेल है, 12 चला, 13 चला, 14 में रिवैल्यू हुआ, 14 चला, 15 चला, 16 में रिवैल्यू हुआ, 16 चला, 17 चला, 18 में रिवैल्यू हुआ, यानी 2-2 साल बाद रिवैल्यूएशन हो रही है। होमवर्क में ये सवाल यहां तक था, एक स्टेप और आगे बढ़ा लिया तो होमवर्क भी कवर हो जाएगा, ये काम भी कर लेंगे। लेकिन पहले जरा फटाफट 31 दिसंबर 16 तक आप पहुंचे, पहली रिवैल्यूएशन तक, पहली रिवैल्यूएशन करें, और फिर उस रिवैल्यूएशन वाले साल की जनरल एंट्रीज भी करें, ये यहीं पर ही आप रखें आमिर भाई इसको, ठीक है। मैं जरा वहां पे जाके थोड़ी सी अपनी जगह सीधी कर लेता हूं।
कितनी देर में हो जाएगा जी? बातें कर रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे कितनी देर में कर लेंगे? जी, कितने बच्चे वर्किंग कर चुके? अच्छा, नहीं राउंड करना है, खबरदार किसी ने पॉइंट यूज किए तो। कैसे ना हो? बताओ क्या फिगर है? तो 44 आ गया ना आंसर। कैसे राउंडिंग नहीं हो सकती? पॉइंट को राउंड डाउन कर दो, 0.5 होता तो राउंड अप कर देते। ऐसे टाइम क्यों जाया करें? एफर्ट भी टाइम भी। मैं तो कहता हूँ बस करें, मिलके करते हैं फिर अब। अच्छा, जल्दी से एंट्रीज कर दें फिर। ये जितनी स्पीड आप लोगों की इस काम में हो जाएगी ना, उतना ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। वो जो अभी गिला कर रहे थे ना, टाइम ही बड़ा कम था टेस्ट के अंदर, वो ये इसीलिए तेज तेज सवाल करवाता हूँ। घर पे जो है ना होमवर्क, आप लोग ये जो टेक लगा के, एक तकिया कमर के पीछे, एक तकिया टांगों के नीचे, साथ में चाय का कप, एक तरफ मोबाइल, दूसरी तरफ दोस्त टांगों वाली साइड पे, एक एडजस्टमेंट की, एक चाय की चुस्की ली, एक मैसेज देखा, दोस्त के साथ गपशप लगाई, अगली एडजस्टमेंट की। तो जब इस तरह की आदत होगी सवाल करने की होमवर्क में, तो टेस्ट के अंदर भी वो लेंथी लगेगा। अपने आप को तेज़ करें, दिमाग को तेज़ी से काम करने की आदत डालें। होमवर्क का सवाल भी मार्क्स लिखे होते हैं नॉर्मली सवाल के साथ, वरना मैं कोशिश करूंगा लिख दिया करूंगा। मार्क्स इंटू 1.8 करके आप स्टॉप वॉच लगा के हर सवाल सॉल्व किया करें, ठीक है? बस रिवाइजन आज आपको आ जानी है। बस अब तो फिर डेट शीट बदल दिया करेंगे साल के स्टार्ट में, नहीं तो एंड में ले जाएंगे। आगे जाके कोई डिस्पोजल देखना है तो देख लेंगे। रीवैल्यूएशन यही होनी है। जी बच्चों, काइंडली अलाउ मी। चल, एक साल रह गया, जल्दी कर। समझ आ रही है तुम्हें? टेस्ट पास हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, अच्छा, दूसरा जो है वो किया था, उसको अटेम्प्ट किया था, उसमें हाथ पांव मारे थे, उसमें भी पास हो जाओ। अब देख लेना, जिसने हाथ पांव मारे सवाल के अंदर, फिगर जो समझ आई लिखते रहे, जो समझ आई करते रहे, अपनी तरफ से डिस्पोजल है तो एसेट अकाउंट में कॉस्ट तो क्रेडिट करेंगे ही, फिर एक्यूमुलेशन डेबिट तो करेंगे ही, इस किस्म की बातें। जिससे ओपनिंग नहीं निकला एक्यूमुलेशन का, कोई बात नहीं, उसने एक्यूमुलेशन का अकाउंट तो ओपन किया, उसमें डिस्पोजल की एक्यूमुलेशन तो लिखी। जिसने ये जो हाथ पांव मारता रहा ना, वो 16 में से कम 10 नंबर ले उड़ेगा। और जिसने सवाल को देख के कहा नहीं मुझसे नहीं होता, ठीक है मुझसे नहीं होता, छोड़ो बस चलें घर, रोजा भी लग रहा है, जाके सोते हैं, वो पास नहीं हो सकते। वो पर्चे में आई के पर्चे में पास नहीं होते, ठीक है ना? सवाल को जो समझ आए वो कर देना, ये सिखाना है असल में आपको। क्यों?
नेगेटिव मार्किंग नहीं है आई कैप में, गलत करोगे तो नंबर कटते नहीं है, इसलिए दलेरी के साथ जो समझ आए कर दिया करो, ना करके भी तो जिफर नंबर आना ही है, करके जिफर नंबर ले लो। मसला क्या है, डर किस बात का है? तो जिन जिन बच्चों ने एफर्ट की होगी उनको नजर आएगा वो पास होंगे। बाकी मैं आपके साथ जब क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो आपको पता चलेगा कि हर कोई फाइट कर सकता था, इतनी मुश्किल बात ही नहीं थी। पर्चा पा, मैं मार्किंग स्कीम भी कल बोर्ड के ऊपर बनाऊंगा आपके साथ कि ये स्टेप जिसने परफॉर्म कर लिया देखो उसके इतने नंबर मिल गए, फलां काम नहीं भी हो रहा था उस पर तो ये डिपेंडेंट भी नहीं था फलां काम, ऐसे तो इसके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं था। आप खुद देखेंगे कि आपके पास ही 16 में से 10-12 मार्क्स आपके ना सवाल आते हुए भी आपके आ रहे होंगे इसमें। तो ये चीज आपको मैं कभी भी वैसे नहीं सिखा सकता आसान टेस्ट के अंदर, ये मुश्किल टेस्ट के अंदर ही आपको मैं सिखा सकता हूं। इसलिए कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। पहले 1-2 टेस्ट के अंदर बच्चे परेशान हो गए, लगता है हमें अकाउंटिंग नहीं आती है। अकाउंटिंग आपको आती है, टेस्ट मुश्किल बनाया। क्यों मुश्किल बनाया है? क्योंकि आप वो इस चीज के ऊपर तैयार कर सकूं कि आप पासिंग मार्क्स लेना सीख लें। चलें जी बस करें, मिलके करते हैं। आ जाए इधर। 1 जनवरी 12 पे 500 का एसेट खरीदा। इधर देखें जी, 1 जनवरी 12 पर कॉस्ट है 500, फिर लाइफ कितनी है जी एसेट की? 20 साल है। तो डेप्रीशिएट करेंगे 500 डिवाइडेड बाय 20, कितना जी? 25 की डेप्रीसिएशन आ गई, बुक वैल्यू आ गई 475। तो पहले साल एंट्री, सबसे पहली एंट्री है 1 जनवरी 2012, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, कितने से जी? 500 से। नहीं हर साल की एंट्रीज मांगी हुई है ना, ठीक है, इस वजह से अभी ना करवाएं, अभी मुझे अलग रखने दें, मुझे बच्चों को सिखाने दें, वैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इन्होंने क्या पूछा है जी? अगर वो सवाल ऐसा होता तो मैं रिपीट कर देता ऑनलाइन वालों। अच्छा खैर सुन लो, उन्होंने कहा है, बच्चे स्टूडेंट ने कहा है कि ये डेफिनेशन इकट्ठी कर दे, मैंने कहा नहीं, ठीक है, अलग अलग रखें। ओके जी, चलें आगे जी। ये एंड पे डेप्रिसिएशन कितनी है? 31 दिसंबर 12 पे 25 रुपए की डेप्शन है, एंट्री करो। 31 दिसंबर 12 पर डेप्शन की एंट्री है। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 25 से, साल इज ओवर, ठीक है। यहां तक कोई मसला? यहां तक सब सही थे? यहां तक भी सही ना होते तो फिर तो हद होगी, फिर तो जी, फिर तो जूता होना चाहिए था मेरे हाथ में जी। इधर है। उसके बाद 13 वाले साल में रीवैल्यू हुआ नहीं हुआ, तो ये पहली बार होमवर्क में हुआ था। खैर इससे पिछले भी एक क्लास वर्क का होमवर्क मैंने दिया था 2 साल बाद, नहीं दिया था शायद, चलो बहरहाल आप तो दे लिया। क्या रीवैल्यू नहीं हुआ? हर साल जरूरी नहीं एसेट रीवैल्यू हो, तो नहीं हुआ तो ना सही, डेप्रिशिएट कर दो। अब इधर देखो मेथड कौन सा चल रहा है? स्ट्रेट लाइन। तो फिर स्ट्रेट लाइन में दोबारा पर्चे में लिखने की जरूरत भी नहीं है 500/20, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। हर साल डेप्रिसिएशन ने बराबर आना है, यानी हर साल फॉर्मूला ने रिपीट होना है। तो 25, ठीक है जी, और 450 आ गई बुक, ठीक है। तो 31 दिसंबर 13 वाले साल में सिर्फ एक ही एंट्री है डेप्रिसिएशन की, 31 दिसंबर 13 पे क्या एंट्री होगी? 31 दिसंबर 13 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। देखो ना, अगर कभी भी एसेट रीवैल्यू ना हो तो हर साल ऐसे ही डेप्रिसिएट होता जाएगा 25 25 25 25 और 20 साल बाद सिफर हो जाएगा, ठीक है। कोई सवाल यहां तक? पिछली क्लास में एक बच्चे ने सवाल पूछ लिया था, आपने से किसी ने पूछा, चले मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूं। उन्होंने कहा सर इसको हम 475/19 करें तब भी तो यही आंसर आता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर आप ओरिजिनल कॉस्ट को डिवाइड बाय ओरिजिनल लाइफ करें या बुक वैल्यू को डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ करें, आंसर सेम आता है। लेकिन ऐसी कोई बात मैंने पिछले 10 सेकंड में आपसे की है? नहीं की। क्यों? अभी वो मौका नहीं आया। एक वक्त आएगा जब ये बात मैं दोबारा करूंगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ करो या WDV डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ करो, आंसर सेम आता है। वो जहां पे उस कॉन्सेप्ट को जरूरत
यूज करने की जरूरत होगी तब मैं एक छोटी सी एग्जांपल से दोबारा समझाऊंगा भी सही है बात, ठीक है ना। फिलहाल इस बात को ऐसे हमने नहीं सोचना। उसकी वजह पता है क्या है? इस वक्त मैं आपको ये पक्का करवाना चाह रहा हूं कि रीवैल्यूएशन के बाद आपने रीवैल्यूड अमाउंट को रिमेनिंग लाइफ पे डेबिट करना होता है, ठीक है। अब अगर आपने हर साल में बुक रिमेनिंग लाइफ किया तो फिर आप तो फर्क ही नहीं तलाश कर सकेंगे ना, आपका कॉन्सेप्ट पक्का नहीं हो सकेगा। इसलिए जो कॉन्सेप्ट है पहले उसको पक्का करें। वो काम हो जाता है, मैंने माना वो काम। भाई ये गूंज ज्यादा आ रही है हमें, गूंज ज्यादा है। अच्छा, ये काम हो सकता है, बिल्कुल सही है, इसको यूज भी करेंगे। जहां पे करेंगे वहां पे मैं दोबारा लिखवा के छोटी सी एग्जांपल से उसको प्रूफ भी करूंगा, फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना। उस बात को फिलहाल आप भूल जाएं। फिलहाल आप ये कॉन्सेप्ट पक्का करें कि स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो हर साल डेप्रिसिएशन बराबर आती है, जिसको यूं भी कहा जा सकता है कि हर साल फॉर्मूला रिपीट होता है, यानी सेम रहता है फॉर्मूला, ठीक है ना। इसलिए हर साल फॉर्मूला सेम लिखना है, यहां कोई फनकारी अपनी तरफ से कतन नहीं लगानी। ओके, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ? जेकब 14 पर एसेट हो गया रीवैल्यू। तो भाई अपने स्टेप्स याद रखो, ठीक है। वर्किंग में क्या करते हैं? एक लाइन, दो लाइन नहीं, एक लाइन खाली छोड़ते हैं और रीवैल्यूड अमाउंट लिखते हैं। तो एक लाइन खाली छोड़ दी हमने और रीवैल्यूड अमाउंट कितनी जी? 800, ये हमने लिख लिया। सरप्लस भी आ सकता था, लॉस भी आ सकता था, लेकिन आ क्या गया? सरप्लस। 450 से एसेट बढ़कर 800 पे चला गया तो 350 का आ गया सरप्लस। बैलेंसिंग फिगर आ गई जी रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है जी। बैलेंसिंग, इसको आपने लिख दिया जी सरप्लस है, सरप्लस वाले कॉलम में लिख दिया 350, ठीक है। चाहो तो पूरे साल की पूरे साल की एंट्रीज मुकम्मल कर लो, एक बार वर्किंग करके इकट्ठी कर दो। चाहो तो रीवैल्यूएशन की एंट्रीज यहां पे कर दो, मैं रीवैल्यूएशन की एंट्रीज यहां पे करवा देता हूं आपको, ठीक है। तो भाई रीवैल्यूएशन हुई है तो रीवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में तो जो करना था वो कर लिया, एक लाइन खाली छोड़ी, रीवैल्यूड अमाउंट लिखी, सरप्लस लॉस निकल आया, बैलेंसिंग, ठीक है। जनरल एंट्रीज में क्या करते होते हैं? रीवैल्यूएशन के दिन ट्रांसफर करते हैं अक्यूमुलेटेड एसेट में जितना बैलेंस पड़ा है उसको उठा के एसेट अकाउंट, ताकि एसेट अकाउंट आ जाए बुक वैल्यू पे। अब मैंने माना कि वर्किंग भी आपको बता देती है कितनी डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट हुई पड़ी है। देखो, इस दिन से पहले कभी रीवैल्यूएशन का लफ्ज नजर आ रहा? नहीं। डेप्रिसिएशन कितनी बार नजर आई है? 2 बार, यानी आज तक 25 की डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट हो चुकी है और टोटल कितना अक्यूमुलेशन बैलेंस पड़ा हुआ है? 50, ठीक है। क्योंकि अगर कभी इससे पहले रीवैल्यूएशन का लफ्ज नजर आ जाता ना तो उसका मतलब क्या होता कि उस दिन तक की डेप्रिसिएशन तो ट्रांसफर हो चुकी है, तो नील होकर फिर अगली डेप्रिसिएशन लेते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये मैंने इसलिए यहां से वर्किंग से भी दिखाया कि हो सकता है पर्चे में वो इस साल की एंट्रीज डायरेक्ट मांग ले, ठीक है। हो सकता है इस साल की एंट्रीज डायरेक्ट मांग ले, तो आपके पास एंट्रीज हो ही ना अक्यूमुलेशन का बैलेंस देखने के लिए। मैंने कहा था ना स्टेप बाय स्टेप मोहताजी खत्म करेंगे। पहले दिन हमने लेजर बनाया था, वहां से हमने उठाया था बैलेंस, ओपनिंग कितना पड़ा। दूसरे दिन मैंने कहा लेजर को छोड़ो, एंट्री से देखो। तीसरे दिन अब मैं आपको क्या कह रहा हूं? छोड़ो एंट्रीज को भी, वर्किंग को ही देखो, वर्किंग को देखो। ये आज यहां पे खड़े हो ना आप, ठीक है। रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर आपने ट्रांसफर करना है बैलेंस ऑफ अक्यूमुलेशन, ठीक है ना। इससे ऊपर देखो, कभी रीवैल्यूएशन का लफ्ज नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब आज से पहले एसेट कभी रीवैल्यू नहीं हुआ। अब ये देख लो कितनी बार डेप्रिसिएशन आई है? 25 और 25 50, ठीक है। तो कितना अक्यूमुलेट हो चुका है बैलेंस? 50 का। इसको ट्रांसफर कर दें। ये तो हो गया आज का नया तरीका। अब कल वाला पुराना तरीका भी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। वो क्या है? अक्यूमुलेशन क्रेडिट हुआ 25 से, फिर क्रेडिट हुआ 25 से, और अभी तक डेबिट नहीं हुआ। इसका मतलब कितना बैलेंस इसमें भर चुका है? 50 का। यही तो वहां से भी हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, अब ट्रांसफर की एंट्री आपने बोलनी है, पास होने वाले बच्चों ने एंट्री बोलनी है। तो नहीं पास होना वाइट शर्ट तो बोल दे रही एंट्री। अब तुम सब चुप रहो, तुम बोलो एंट्री। सर अक्यूमुलेशन तो मैंने नहीं पढ़ाया हुआ, सर अक्यूमुलेशन डेबिट नहीं, मैंने तो ऐसी एंट्री नहीं पढ़ाई, सर अक्यूमुलेशन डेबिट और सिर्फ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। अच्छा जी, ठीक है, बोला करें एंट्रीज जी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, तो 1 जनवरी 14 को, पहले ही दिन, जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रही है एंट्री उस दिन होनी है। एंट्री दरमियान में हो जाए साल के, ये रीवैल्यूएशन दरमियान में आ जाए साल के, रीवैल्यूएशन एंड पे चली जाए साल के, जिस दिन रीवैल्यूएशन होनी है पहला काम ये करना है जनरल एंट्रीज में, ट्रांसफर की एंट्री करनी, ठीक है ना। ट्रांसफर की एंट्री अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, ठीक है जी। कितने से? 50 से 50 50।
ओके, नेक्स्ट। अब सरप्लस या लॉस होगा उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। देख लो सरप्लस है लॉस है, सरप्लस है। एसेट प्लस हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो पहले एसेट को लिख लेते हैं। लॉस पहले होता तो प्रॉफिट एंड लॉस सीधा अभी करके आए, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट एसेट क्रेडिट। जब पहले ही साल पहली दफा सरप्लस के लिए लॉस ही आ गया था, ठीक है ना, तो एंट्री देख लेंगे। वर्किंग हमें खुद गाइड करेगी क्योंकि हमें ये पता है एसेट की नेचर डेबिट है, सरप्लस की नेचर क्रेडिट है और इसकी नेचर कोई नहीं है। प्रॉफिट जाएगा तो क्रेडिट, लॉस जाएगा तो डेबिट, ठीक है ना। तो एंट्री हमें वर्किंग खुद बता दिया करेगी। ओके जी, तो यकम जनवरी को एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से जी 350, ठीक हो गया। तो रीवैल्यूएशन की ये दो एंट्रीज होती हैं। ये 14 के साल में रीवैल्यूएशन हो रही है। जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रही है उस दिन ये दो एंट्रीज हमने पास कर दी, ठीक है। लेकिन अभी ये साल पूरा नहीं हुआ, ठीक है। अभी इस साल के एंड पे जाकर डेप्रिसिएशन हमने करनी है कैलकुलेट। तो 31 दिसंबर 14 पर गए, अब डेप्रिसिएशन की जरूरत पेश आई तो 800 को डिवाइड करोगे रिमेनिंग लाइफ से। तो ये याद करवाना है ना, इसलिए हर साल रिमेनिंग लाइफ वाली बात आपको नहीं करना देता मैं, करनी नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तब बता दूंगा, फिलहाल जरूरत नहीं है। मुझे तो अगली बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं होती स्ट्रेट लाइन के अंदर, क्यों ऐसे टाइम जाया करके हर साल रिमेनिंग लाइफ लिखे हम, जरूरत ही कोई नहीं, सेम डेप्रिसिएशन आनी, ठीक है। तो 800 इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे। तो यकम जनवरी 12 को एसेट खरीदा था, 31 दिसंबर 14 तक लेके आए लाइफ कैलकुलेट करने के लिए। बोलो 31 दिसंबर 14 तक तो 3 साल गुजर गए बेटा। हाँ मैं ये कह रहा हूँ ना, जरा ध्यान दे दो ना बात पे। मैं कह रहा हूँ 31 दिसंबर 14 तक लाइफ गिनेंगे, नहीं रिवैल्यूएशन के दिन तक यकम जनवरी 14 तक लाइफ गिननी है। तो यकम जनवरी 12 से यकम जनवरी 14 तक कितने साल गुजर चुके हैं, 2। एसेट की लाइफ कितने साल थी, 20 साल, कितने गुजर गए, 2, रिमेनिंग कितने हैं 18। तो 800 बटा 18 और यही अशर सरप्लस के साथ करो 350 बटा 18। आंसर बताओ 44 और नजर भी आ रहा था वैसे तो कि 44 आया, तो पहले 25 आया करता था, तो 19 की डेफिनेशन एक्सेस हो गई, इंक्रीमेंटल हो गई। लेकिन हमने ऐसे थोड़े सोचना है, हमने तो शॉर्टकट रखा हुआ, क्योंकि देखो थोड़ी देर पहले ऐसे वाला सोचना फेल हो गया था जब लाइफ बदल गई थी। तो लेकिन अपना शॉर्टकट फिर भी काम आ गया था, सरप्लस या लॉस को डिवाइड कर दो, जो जिस चीज से एसेट को डिवाइड किया उस। असल में ना हमारा मकसद क्या है, अगर ये सरप्लस आ गया है तो जैसे जैसे ये एसेट खत्म हो वैसे वैसे ये सरप्लस भी खत्म होता चला जाए। ये ना हो एक दिन एसेट खत्म हो जाए और सरप्लस फिर भी पड़ा हो, ऐसा नहीं करते हम, साथ साथ दोनों चीजों को खत्म कर रहे होते हैं, ठीक है ना। ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है इस एंट्री का। बहरहाल छोड़ें इस बात को, लॉजिक्स तो कई सारी हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड करेंगे। फिलहाल जो समझ आता जा रहा है उसको जरा काबू तो कर लें एक बार जी। तो बुक वैल्यू आ गई 756 और 331। हाँ जी, तो 31 दिसंबर 14 पर डेप्रिसिएशन की एंट्री बोलेंगे पास होने वाले बच्चे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 44 से। और चूंकि एसेट अपवर्ड रीवैल्यू हुआ है, डेप्रिसिएशन 19 से बढ़ी है, जिस वजह से प्रॉफिट कम हुआ है, रिटेन अर्निंग्स कम हुई हैं, हमें इसमें तकलीफ है, एतराज है, हम रिटेन अर्निंग्स को बढ़ाएंगे यानी क्रेडिट करेंगे और रिवेन्यू सरप्लस को कम कर लेंगे यानी डेबिट करेंगे। इसके पीछे जो साइंस है वो भी किसी दिन समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल जैसे याद करवाया है, पर्चा पास इससे हो जाता है। जितनी बात की है ना, फिलहाल पर्चा तो पास कर लेना, पर्चा पास हो जाता है, लॉजिक्स तो इंशाल्लाह आती रहेंगी, वो तो सारी जिंदगी पड़ी है उसके लिए। बता दूंगा वैसे 1-2 दिन के अंदर कि दरअसल डीप डाउन जाकर सोचे तो ये एंट्री क्या करती है, ये एंट्री क्यों कर रहे होते हैं। लेकिन फिलहाल एंट्री हो रही है, एंट्री याद हो गई है, पर्चे में एंट्री करोगे पास हो जाओगे, तो फिर असल मकसद तो पूरा कर लें पहले, ठीक है। तो दूसरी एंट्री क्या बनी जी, 31 दिसंबर 14 पर रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 19। ठीक है जी, यहां तक कोई मसला है तो पूछ ले। यहां तक कहा था ना आने का, या 16 तक जाने का कह दिया था आपको? अच्छा चलो, जहां तक सब सही आए थे, चलो इंशाल्लाह आगे भी सही गए होंगे। चलें आगे। अब 14 का साल गुजर गया, 15 में कोई रीवैल्यू हो रहा है? ऐसे नहीं हो रहा। रीवैल्यू नहीं हो रहा तो बस कुछ भी नहीं करेंगे, नहीं कुछ तो फिर भी करना है, इस्तेमाल तो हो रहा है, डेप्रिसिएट तो करेंगे, ठीक है। तो
31 दिसंबर 15 पर आए। अब इधर देखो मेथड स्ट्रेट लाइन है, सबकी तवज्जो चाहिए, मेथड स्ट्रेट लाइन है मतलब डेप्रिसिएशन सेम होगी, या यूं कह लें फॉर्मूला रिपीट होगा, इसलिए मैं दूसरी तरफ जाने नहीं दे रहा था आपको, ठीक है ना। अगर आइंदा कभी भी रिवैल्यूएशन ना हो तो अगले 18 साल यही फॉर्मूला लगता रहेगा, अगले 18 साल 44 और 19 माइनस होता रहेगा, और 18 साल के बाद ये दोनों चीजें सिफर हो जाएंगी क्योंकि रेजिडुअल वैल्यू तो थी नहीं, ठीक है। अब इधर देखो, ये देखो दोबारा पर्चे में इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, लेकिन चूंकि मैं तो आज कुछ सिखा रहा हूं ना, एक चीज ध्यान में बिठा रहा हूं, इसलिए मैं दोबारा ये बात लिख रहा हूं, फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं। आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे क्या करना है, 44 और 19 अखा मीट के, अखा मतलब आंखें बंद करके ही लिख देना है। क्यों? स्ट्रेट लाइन मेथड जो है हर साल एक्शन में बराबर जो होना है, लेकिन चलो अभी सीखने वाला दिन है ना, इसलिए मैं यहां पे फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूं। 800 डिवाइडेड बाय 18 और 350 बटा 18। हर साल की एंट्रीज में डिफरेंट कलर से कर रहा हूं ताकि आपको अलग अलग नजर आती रहे, ठीक है जी। कितना? 712 312। हाँ भाई जिगर, रिवैल्यूएशन रिवाइज की तुमने एफआईआर 2 में? अभी तक की है? नहीं, लेकिन करनी पड़ेगी। और पता है एफआईआर 2 के अंदर इसके आगे 2 कॉलम और पड़ जाएंगे। एफआईआर 2 का बच्चा ऐसे ही मेरे पास बैठा हुआ आज एसी की ठंडी हवा लेने के लिए, कह रहे सर ऑडिट की क्लास नहीं, बैठ जाओ। तो मैंने कहा उससे पूछ लेना, बस उसको बता दे, बल्कि पूछना ले उसको बता दें कि इसमें 2 कॉलम और ऐड होंगे, टैक्स शैक्स आएगा, बड़े मजे आएंगे, लेकिन आपके लेवल तक इतनी ही अकाउंटिंग है, 3 ही कॉलम है एफआईआर 1 के अंदर, ठीक है। टैक्स का ट्रीटमेंट एफआईआर 2 में पढ़ेंगे, लेकिन यहां तक सेम यही चीज रहेगी, इससे आगे तो कहने का मतलब ये कि हर चीज अच्छे पढ़नी है आपने, आगे यूज होती है। ओके जी, ओके। तो 31 दिसंबर 15 वाले साल में अब जरा ध्यान से देखिएगा प्लीज, पहली एंट्री दूसरी एंट्री नहीं हुई, क्यों? 15 के साल में रीवैल्यूएशन नहीं हुई, और ये रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज थी, इसलिए ये इस साल में नजर नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन ऐसे डेप्रिशिएट तो हुआ, तो 31 दिसंबर 15 पर बोले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 44 से, ठीक है जी। और 31 दिसंबर 15 पर दूसरी एंट्री भी लाजमी होगी जी, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, कितने से जी? 19 से, ठीक है। कोई मसला? सोलह वाले साल के पहले दिन क्या हो रहा है? एसेट क्या हो रहा है? रीवैल्यू। क्या करेंगे जी? एक लाइन खाली छोड़ेंगे और रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेंगे। क्या रीवैल्यू अमाउंट बता रहे हैं जी? 250। जी, तो लॉस आ गया कितना? 462 का लॉस आ गया। ब्लू भी ब्लैक ही हो गया, 450 का लॉस आ गया। कोई बात नहीं, लॉस आ गया तो क्या हुआ? तो हो गया हुआ। जी, अब लॉस में भी पहले क्या करना है? सर उठा के सरप्लस को देखना। अगर सरप्लस होगा तो पहले उसको खत्म करेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा, ठीक है। तो लॉस ने देखा कितना सरप्लस पड़ा हुआ है, खा गया इसको, हजम हड़प, डिगार भी नहीं लिया, और फिर भी बच गया कितना? 150। तो यह 150 का लॉस चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ओके, $150 नेगेटिव। लो भाई, पहले रिवैल्यूएशन की एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। हाँ भाई, रिवैल्यूएशन के दिन वर्किंग में तो एक लाइन छोड़कर आपने रिवैल्यूड अमाउंट लिख ली, गेन लॉस निकल आया। जर्नल एंट्रीज में पहला काम क्या करते हैं? ट्रांसफर का, और ट्रांसफर करते हैं अक्यूमुलेशन का जितना बैलेंस पड़ा हो। मैं कह रहा हूं एंट्रीज की मोहताजी छोड़ो, जरा यहां से पहले चेक कर दें। अगर ये रिवैल्यूएशन हो रही है इस दिन, ठीक है, ओहो रिवैल्यूएशन लॉस नहीं लिखा, रिवैल्यूएशन लॉस जी,
देखें भाई साहब, इधर रिवैल्यूएशन हो रही है, तो इससे पहले देखें कोई रिवैल्यूएशन का लफ्ज नजर आ रहा है? ये नजर आया। इसका मतलब इससे पहले वाली तो पहले ही एलिमिनेट हो गई होगी, सिफर हो गई होगी। इसके बाद इन दोनों रिवैल्यूएशन के दरमियान देखो कितनी दफा डेप्रिसिएशन आई, कितनी कितनी आई है। तो 44 और 44 कितनी, 84। तो डायरेक्ट भी देखना आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है सवाल में वो हमें इस साल की एंट्रीज पे लाकर खड़ा कर दे, तो फिर हम ये एंट्रीज करके पहले एक्यूमुलेशन को थोड़ी ढूंढते रहेंगे। तो वर्किंग से ढूंढना आना चाहिए हमें, ठीक है ना। तो ये रिवैल्यूएशन पे खड़े हैं और देखा पहले कोई रिवैल्यूएशन हुई है, अगर हुई है तो उस दिन तक की डेप्रिसिएशन तो ट्रांसफर हो गई होगी, उस दिन नील हो गया होगा बैलेंस। तो फिर डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड के अकाउंट के अंदर कितनी डेप्रिसिएशन पड़ी होगी इकट्ठी होकर इस रिवैल्यूएशन से इस रिवैल्यूएशन के दरमियान वाले अरसे की, वो है 2 साल की डेप्रिसिएशन 44 और 44 यानी 88, ठीक है 88। बहरहाल ये तो नया तरीका था, जरा पुराना वाला भी कर लेते हैं। क्रेडिट क्रेडिट डेबिट होकर नील हो गया था 50, फिर 44 से क्रेडिट हुआ एक्यूमुलेशन, डेबिट नहीं हुआ, 44 से क्रेडिट हुआ, डेबिट नहीं हुआ, यानी आज तक 88 से क्रेडिट हो चुका है। यह है एक्यूमुलेटेड अकाउंट का बैलेंस रिवैल्यूएशन के दिन, जिसको ट्रांसफर करना है हमने एसेट अकाउंट में, ठीक है। तो एंट्री बनेगी, खैर थोड़ी सी गुंजाइश, चलो बन नहीं जाएगा काम जी। 1 जनवरी 16 पर बोले 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 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट 88 से, और फिर 1 जनवरी 16 पर रिवैल्यूएशन की एंट्री हो रही है, और एंट्री हमें वर्किंग खुद कराएगी। वर्किंग को देखो जाकर, एसेट क्या हो रहा है माइनस, डेबिट नेचर की चीज माइनस हो रही है, मतलब क्रेडिट। तो एसेट हो गया क्रेडिट कितने से, 462 से। आगे बढ़ो, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या हो रहा है, माइनस, नेचर है इसकी क्रेडिट, तो इसको कम करना है तो डेबिट करेंगे। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट हो गया डेबिट 312 से। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या जा रहा है, रिवैल्यूएशन लॉस। यहां ना लिखो रिवैल्यूएशन सरप्लस लॉस, बस लिखो प्रॉफिट एंड लॉस, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ठीक है। और ये बैलेंसिंग फिगर है हमारी। यहां तक कल हमने सवाल किया, वैसे 150 यहां तक सवाल कर लिया था कल हमने। बस जो है वो 2 साल रिवैल्यूएशन की बजाय 1 साल के बाद रिवैल्यूएशन थी, ठीक है ना, और कोई फर्क नहीं था जी। आप रिपीट करें, मैं नहीं करूंगा। ये बताएं ये क्या हो रहा है, नहीं नहीं ये क्या है, एसेट में से क्या हो रहा है 462, माइनस एसेट की नेचर क्या है डेबिट, तो अगर उसमें से माइनस करना है तो क्या करेंगे, एसेट क्रेडिट 462 से। आगे बढ़े, ये क्या क्या है, रिवैल्यूएशन सरप्लस है, इसकी नेचर क्रेडिट है, इसमें से ये क्या हो रहा है 312 माइनस, अगर क्रेडिट नेचर की चीजों में कुछ माइनस करना है तो डेबिट, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस 312 से डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस जा रहा है माइनस साइन के साथ, तो लॉस तो याद करो, डिस्पोजल की एंट्री में भी लॉस जब आता था तो वो डेबिट साइड पे आता था, तो 150 डेबिट, ठीक है। अच्छा जी, अब ईयर एंड आया कि नहीं आया, ईयर एंड आया तो आप डेप्रीशिएट करेंगे। अब डेप्रीशिएट करेंगे आप 250 को, और रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालोगे, इधर पहले इधर निकाली थी, लेटेस्ट रिवेंज के दिन, अभी जो रिवेंज हुई है इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, ठीक है। तो 1 जनवरी 16 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी, 31 दिसंबर 16 पे निकालनी, याद रखना। 1 जनवरी 16 पे रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे आप, तो 1 जनवरी 16 के ऊपर खड़े होकर आप कहोगे 1 जनवरी 12 16 तक कितने साल गुजर गए, 4। कितने साल गुजर गए, 4। टोटल लाइफ थी 20, 4 गुजर गए तो रिमेनिंग 16, तो डिवाइड बाय 16, और 150 के साथ भी वही अशर करो, डिवाइडेड बाय 16 कर दो जी। 16 आ गई, और 0.9 9 प्लस 9 कर दें, प्लस 9 ही करेंगे ना, उसको कम करना है तो बुक वैल्यू क्या आ गई जी, एसेट की बुक वैल्यू क्या आ गई 234, और ये लॉस जो बच गया है 141 नेगेटिव, ठीक है 141 नेगेटिव। ये प्लस 9 करना क्यों, अगर एंट्री नहीं करनी तो इसकी एंट्री नहीं करते क्यों है देखता हूं टाइम बच गया तो आज प्रूव कर लेंगे इसको, ठीक है। अच्छा जी, तो आगे भाई ईयर एंड पे हम 31 दिसंबर 16 पर डेप्रीसिएशन की एंट्री बताओ। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 16 से, ठीक है। अब डेप्रीसिएशन वो जब एसेट रिवैल्यू नहीं होता था तो डेप्शन 25 की होती थी,
आज रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड हुई तो डेप्रिसिएशन 16 की आ गई, तो 9 रुपए से डेप्रिसिएशन शॉर्ट चार्ज हुई, कम हुई, इस वजह से प्रॉफिट 9 से बढ़ गया और रिटेन्ड अर्निंग्स भी बढ़ गई। हमें इस पे एतराज है, रिटेन्ड अर्निंग्स को करेंगे कम यानी डेबिट, और बढ़ाएंगे उस अकाउंट को जिसे लॉस आने पर हिट किया था यानी रिटेन्ड अर्निंग्स को बढ़ा लेंगे यानी क्रेडिट। तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ये एंट्री तो करनी ही नहीं। आज के बाद तो मैं ये इतनी तकरीर बोला भी नहीं करूंगा, ठीक है, बल्कि आज के बाद उसूल की बात याद रख लो। 14 वाले साल में सरप्लस का बैलेंस आ रहा है, बोलो, तो डेप्रिसिएशन की ट्रांसफर करनी है, इंक्रीमेंट डेप्रिसिएशन की ट्रांसफर करनी है आपने। 19 की एंट्री हुई, फिर सरप्लस का बैलेंस है, फिर आपने 19 की एंट्री की और सरप्लस का बैलेंस हो गया 0 और अब से आने लग गया लॉस का बैलेंस, तो +9 की एंट्री नहीं हो रही। देख लो 14 के साल में सरप्लस का बैलेंस आ रहा है 350, तो 19 की एंट्री की आपने, 331 का बैलेंस फिर सरप्लस का आ रहा था। 15 के साल में भी सरप्लस का बैलेंस आ रहा था, तो डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज हुई, दोनों पहले डेप्रिसिएशन की और फिर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, ठीक है। 16 के साल में आए तो रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस हो गया नील और रीवैल्यूएशन लॉस आना शुरू हो गया। लॉस वाले साल के अंदर हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन की एक एंट्री की, दूसरी एंट्री पास नहीं की। +9 क्यों किया है उसकी कोई जरूरत होती है, बता देता हूं, अभी आखिरी 2-4 मिनट में ट्राई करते हैं, टाइम बच गया तो, ठीक है, सही है। उसके बाद अगला साल आया, 17 का साल आया। 17 के साल में एसेट रीवैल्यू नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब डेप्रिशिएट ही करेंगे बस, ठीक है। तो 31 दिसंबर 17 पर खड़े होकर देखो भाई, इधर स्ट्रेट लाइन मेथड है, पर्चे के अंदर तो सिर्फ 16 और +9 लिख देना है आपने, दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखना, लेकिन आपके लिए मैं लिख रहा हूं, ठीक है। हम क्या करेंगे, 250 डिवाइडेड बाय 16 और 150 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है जी। 16 और +9 218 और 132। अब इधर देखो, 17 के साल में पहली एंट्री होगी, क्यों, रिवैल्यूएशन नहीं है, दूसरी एंट्री होगी, तो हैंस प्रूव्ड रिवैल्यूएशन के साल में ये 2 एंट्रीज आ रही हैं, जिस साल रिवैल्यूएशन नहीं हो रही उस साल ये 2 एंट्रीज नहीं। अब अगर कल को ये एंड रिवैल्यूएशन वाला सवाल आ जाए तो क्या होगा, ये एंट्री साल के एंड में आने लग जाएंगी, बस और कुछ भी नहीं होना। जिस साल में रिवैल्यूएशन होगी एंट्रीज होंगी, जिस साल में रिवैल्यूएशन नहीं होगी एंट्रीज नहीं हुआ करेंगी। बहरहाल छोड़े इस बात को, मैंने जो बात की रेलेवेंट थी। 31 दिसंबर 17 ईयर एंड की रिवैल्यूएशन वाला सवाल तो आने दें, फिर कर लेंगे ना, मैं कभी कभी स्लिप हो जाता हूँ। 31 दिसंबर 17 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 16 और +9 की एंट्री पास नहीं करनी। जिस बात में आके मैं ब्लू ही कर गया, कलर चेंज करना था ना, नहीं किया, चलो 16 और 17 ठीक है जी, कोई नहीं, हो जाता है कभी कभी। वैसे इतना मसला तो नहीं है, 1 मिनट लगेगा, जरा दूर से ही पता लग जाता है, ठीक है ना। जरा साल अलग अलग होंगे, साल अलग अलग होंगे, साल अलग अलग होंगे। मैं थोड़ी सी एफर्ट कर लेता हूँ, आपकी पिक्चर में आपको फायदा हो जाएगा जी। नहीं है पिक्चर आपकी, कैमरा नहीं है आपके पास, मोबाइल नहीं है पिक्चर वाला, चलो सर क्या कर सकते हैं फिर। वैसे है कोई आज ऐसा बंदा आज को मौजूद है दुनिया के अंदर, ऐसा कोई बंदा? अच्छा है, बहुत सारे हैं। 31 दिसंबर 17 डेप्रिसिएशन वही 250 डिवाइडेड बाय 16 और 150 डिवाइडेड बाय 16। साल बदला पर डेप्रिसिएशन न बदली, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है और कोई चेंज वेंज आ भी नहीं रहा। अगर कभी कोई और चेंज ना आए अगले 16 साल तो यही फॉर्मूला चलता रहेगा, ठीक। इसलिए फॉर्मूला लिख के आपको बार बार बता रहा हूं। तो 16 और +9 क्या बताया था जी आपने, आंसर बुक वैल्यू 218,132 था शायद नेगेटिव, ठीक है। ये बीवी आ गई जी 31 दिसंबर 17 पर। नेक्स्ट, ये एंट्रीज की बात हो रही है, तो रेड एंट्रीज है ना, रेड एंट्रीज, रेड आंट्स, ओके जी। पहली 2 एंट्रीज करेंगे, पहली 2 एंट्रीज नहीं होनी क्योंकि रिवैल्यूएशन 17 में नहीं हो रही, ठीक है। 31 दिसंबर 17 पर जाकर डेप्रिसिएशन की एंट्री करोगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 16 से, और दूसरी एंट्री नहीं होगी। तो कंक्लूड हो गई हमारी ये बात कंक्लूड हो गई कि जिस साल में सरप्लस का बैलेंस नजर आया करेगा, आपकी डेप्रिसिएशन की दो एंट्रीज हुआ करेंगी। पहली डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, और दूसरी रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। ऐसे ही है, देख लो आप अपनी एंट्रीज में सारी एंट्रीज इसलिए आमने सामने की हुई है मैंने रिवैल्यूएशन शुरू होने के बाद। ठीक है, जगह ही बड़ी कम है यार, एंट्रीज पूरी आ ही जाएंगी। चलो जी, तो जिस साल में सरप्लस का बैलेंस नजर आ रहा है आपको, वर्किंग के अंदर देखें डेप्रिसिएशन की भी दो एंट्रीज नजर आ रही हैं, पहली डेप्शन की, दूसरी ट्रांसफर की, डेप्शन की ट्रांसफर की। और जिस साल से लॉस का बैलेंस आना शुरू हुआ तो डेप्शन की सिर्फ एक एंट्री नजर आ रही है और दूसरी एंट्री हम नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये कहीं लिख लेना घर पे जाके, आज उसूल की बात है। ठीक है, जाके याद रहे आपको कि इस साल में सरप्लस का बैलेंस नजर आया करेगा, उस साल हम डेप्शन की दो एंट्रीज करेंगे, और इस साल लॉस का बैलेंस आया करेगा, उस साल डेप्शन की एक एंट्री करेंगे। घर जाके लिखना। अच्छा जी, 18 में क्या हुआ भाई, साल के पहले दिन एसेट रीवैल्यू हो गया। तो क्या करेंगे वर्किंग में, एक लाइन छोड़ देंगे खाली और लिख देंगे रीवैल्यूड अमाउंट। जी कितनी है रीवैल्यूड अमाउंट, सुभान अल्लाह, फिर से गेन आ गया, वक्त वापस आ गया। हमने देखा जी 382 का रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। अब ये देखें, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, वही उसूल है पुराने। सरप्लस आ गया, फिर सरप्लस आ गया है, तो क्या करेगा, देखेगा पहले को लॉस तो नहीं पड़ा। ठीक है, लॉस पड़ा है, पहले उसको जाके रिवर्स करेगा, खा जाएगा 132 पॉजिटिव, यहां पे लॉस का बैलेंस हो जाएगा 0, बच कितना गया, ये 250 का रीवैल्यूएशन सरप्लस अब आ जाएगा, हमारी किताबों में नजर आना शुरू हो जाएगा इस दिन। ठीक है, समझ गए। चलो तो फिर 1 जनवरी 18 पर इधर देखो क्या एंट्री करोगे, पहली ट्रांसफर की, वर्किंग से जरा सीखते हैं। ये रिवैल्यूएशन हुई है, इससे पहले देखो कोई रिवैल्यूएशन नजर आ रही है, ये हुई है, यानी इस दिन तक की तो सारी डेप्शन क्या होगी ट्रांसफर। ठीक है, एलिमिनेट होकर निल हो गई होगी। अब इस दिन से लेकर इस दिन के दरमियान जितनी डेप्शन है सिर्फ वो क्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर पड़ी होगी, और वो है 16 और 16 32। तो 32 की डेप्शन को ट्रांसफर करना है। ये तो मुश्किल वाला तरीका है, आप आसान वाला भी देख लें। 25 क्रेडिट हुआ, डेबिट होकर निल। 44 क्रेडिट हुआ, डेबिट होकर निल। फिर 16 और 16 क्रेडिट हुआ, ये अभी तक डेबिट नहीं हुआ, तो 32 का क्रेडिट हो चुका है, एक्यूमुलेशन में इकट्ठा हो चुका है, इसको ट्रांसफर कर दो। यही देख कर आए वहां से। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट कितने से जी, 32 से। ठीक है, और अगली एंट्री होती है लॉस या सरप्लस के रिकॉर्ड करने की, बोलो। तो वो हमें ना हमारी वर्किंग खुद करा देती होती है बड़ी सहूलत से, हम नहीं सोचते, एंट्री याद थोड़ी करेंगे हम तो वर्किंग से देख के करेंगे। मैंने आज तक जिंदगी में कभी याद नहीं की, आप भी नहीं याद करेंगे। ठीक है, एंट्री देखेंगे वर्किंग से। देखो एसेट 382 से बढ़ रहा है, एसेट का बढ़ना डेबिट, तो एसेट डेबिट कितने से जी, 382 से। ये 2 लिखने की कोशिश की है, 382। ठीक है, नेक्स्ट 250 से रीवैल्यूएशन सरप्लस बढ़ रहा है, नेचर इसकी क्या है, क्रेडिट। तो क्रेडिट नेचर की चीज बढ़े तो क्रेडिट, कितने से, 250 से। सही है जी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पॉजिटिव यानी गेन, असल में रिवर्सल ऑफ लॉस है, गेन इसको कहेंगे नहीं। बहरहाल 132 से प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, क्रेडिट। क्या हो रहा है जी, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो ना, जब माइनस आया था तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हुआ था, आज प्लस आया तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो रहा है जी। 132। अब आज की एंट्री के अंदर बैलेंसिंग ये था, ये नहीं कि अंधाधुंध प्रॉफिट एंड लॉस ही बैलेंसिंग होगा। देखो ना, देखो 382 का सरप्लस आया, पहले उसने लॉस को खाया, जो बचा वो रीवैल्यू सरप्लस में गया, तो बैलेंस रीवैल्यू सरप्लस में गया। ठीक है ना, ओके, समझ गए। तो फिर ये एंड पर डेप्रिसिएशन भी कर ही दोगे, मुझे पता है। हाँ जी, 600 को डिवाइड करोगे, रिमेनिंग लाइफ इधर 1 जनवरी 18 पे खड़े होकर निकालोगे, तो 1 जनवरी 12 से 18 तक 6 साल गुजर गए, 20 में से 6 गए, बाकी 14, तो 600/14 और 250/14।
आंसर बता दो। 43 और 18। बुक वैल्यू बता दो। चलो 557 सवाल खत्म हो गया जी बस। और 232 ये बुक वैल्यू है। बस सवाल को रोक दें अब, ठीक है। तो 43 की डेप्रिसिएशन 31 नंबर 18 पर एंट्री बोलेंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से? 43 से, ठीक है जी। और सरप्लस का बैलेंस नजर आने लग गया है। मुबारक हो, डेप्शन की दूसरी एंट्री भी होगी जी। कौन सी? रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 18 से, ठीक है। तो देखो ये सवाल इसलिए मैंने आपके साथ इतना टाइम लगाकर ये किया और टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं डिस्कस किया कि इसने ना आपकी रिवैल्यूएशन को एक साइड पे लगा देना था। अब प्रैक्टिस ही है। अब मैं जरा रिलैक्स होकर कल रिवैल्यूएशन को रोक कर भी आपके साथ सारा लेक्चर भी टेस्ट डिस्कस करता हूं। मुझे कोई टेंशन नहीं है क्योंकि रिवैल्यूएशन एक तरफ लग गई है किसी हद तक, ठीक है ना। तो ये उसूल की बात आपने लिख भी ली होगी कि रिवैल्यूएशन के जिस साल में सरप्लस का बैलेंस नजर आए, डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज देखो। 14 के अंदर 31 नंबर 14 पर 31 नंबर ये यकम जनवरी 14 पर सरप्लस का बैलेंस आ रहा है। 31 नंबर 14 यानी यकम जनवरी 15 पर भी सरप्लस का बैलेंस आ रहा है। तो 14 और 15 के साल में सरप्लस ये डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज हुई। फिर 15 के साल के खत्म होने के बाद 16 का साल का शुरू होते ही सरप्लस 0 हो गया और लॉस का बैलेंस नजर आने लग गया। अब 16 और 17 के साल में रिवैल्यूएशन लॉस का बैलेंस नजर आया, तो 16 और 17 के साल में डेप्शन की 1 एंट्री हुई, ठीक है। फिर 18 के साल में दोबारा से लॉस खत्म होकर सरप्लस का बैलेंस नजर आने लग गया, तो फिर से डेप्शन की 2 एंट्रीज हुई, ठीक है। तो अपने पास लिख लें जिस साल में सरप्लस का रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस नजर आएगा, डेप्रिसिएशन की 2 एंट्रीज हुआ करेंगी। और जिस साल में लॉस का बैलेंस नजर आएगा तो डेप्रिसिएशन की 1 एंट्री हुआ करेगी, ठीक है। क्या विकास, ये ना अच्छी तस्वीर यहां से ले लेना। ये मैं ना वो जो +9 की एंट्री क्यों नहीं करते ये कल प्रूव करूंगा। तो इस वर्किंग को ना यहां तस्वीर बना के ना तस्वीर से, या आमिर भाई आप बना दें कोई अच्छी सी तस्वीर ऐसे ना एंड पे। सिर्फ मुझे इस वर्किंग की तस्वीर चाहिए, ये इसकी ऐसे जूम इन हो कि मैं वो तस्वीर यहां खोलूं ना प्रोजेक्टर पे तो नजर आ जाए कल, ताकि मैं उसको यूज करके जो समझाना है वो समझा लूं, ठीक है। ओके, अच्छा जी सुने। अब आखिरी बात क्या है ये सुन लें। टेस्ट नंबर 1 तो ये देख लें, ये शहजाद टेक्सटाइल पास पेपर का सवाल है। अब आपका होमवर्क यानी आप रिवैल्यूएशन में पास पेपर का सवाल करने के काबिल हो चुके हैं, ठीक है। यहां पर 3 रिवैल्यूएशंस हैं, साल के पहले दिन है। बस मसला क्या है, मैंने आज सवाल कराया यकम जनवरी से 31 दिसंबर वाला, ये सवाल है यकम जुलाई से 30 जून वाला। यहां पे आपका हाजमा खराब हो जाता है, ठीक है। तो आपने थोड़ा हाजमा दुरुस्त रखने की कोशिश करनी है, ध्यान से जरा डेट्स को देखकर ये सवाल करना हो जाएगा। एक होमवर्क ये हो गया, ठीक है जी। और भी है, बताता हूं अभी होमवर्क। ये तो लाजमी होमवर्क था ना। उसके बाद ये दोनों सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। लेकिन आपने साथ में ये क्वेश्चन नंबर 2 मैं करवा चुका हूं, ये चिंटू ट्रांसलाइंस क्वेश्चन नंबर 1 ये आपने होमवर्क करके आना है। अब इसके अंदर करना क्या है जरा ये देख लें। ये मैंने आपका यहां पर बल्कि कर लिया था कॉपी डिस्कस करने के लिए जी। ये आपका होमवर्क है दूसरा, ठीक है ना आज का। अच्छा देखें, यकम मई 14 पर ओपनिंग बैलेंस है, वो भी हंस रहे हैं। जैसे 2 वाले बैठे हैं ना वो भी हंस रहे हैं, क्योंकि पहला टेस्ट उनको भी ऐसा ही लगा था कि हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। 2 बच्चे आए बैठे हैं अगली क्लास पढ़ने के लिए ना, पहले आ गए थे तो ठंडी हवा में आके बैठ गए, ठीक है ना। ये इत्तेफाक से मेरे स्टूडेंट्स हैं, इनकी भी हंसी निकली है इस सवाल को देखकर। अब इस सवाल को देखते हैं तो कहते हैं ये भी कोई सवाल है। लेकिन जिस दिन पहली दफा इनको ये टेस्ट में आया था उस दिन इनके भी वही हालात थे जो आज आप महसूस कर रहे हैं। क्यों भाई, ऐसे ही था। ऐसे लगता था कि अकाउंटिंग हमें आ ही नहीं सकती है, ऐसा लगता था कि ये तो बहुत मुश्किल टेस्ट है, हमसे कभी होंगे ही नहीं, टेस्ट पास हो ही नहीं सकता। ये बच्चे के कमेंट्स हैं आपके सामने बैठे। क्या कह रहे हो आप? कभी पास हो ही नहीं सकता। 2 से 3 टेस्ट गुजरने के बाद 50% तक पहुंचने लग गए। और फिर इस चीज ने टेस्ट के अंदर ये कोशिश करते करते पर्चे के अंदर इनको फायदा दे दिया, क्योंकि पर्चे के अंदर सारे सवाल ऐसे थोड़े ही होते हैं कि मुश्किल ही हो। कुछ मुश्किल कुछ आसान होते हैं, आसान ऐसे हो जाते हैं, मुश्किल की तैयारी ऐसे की होती है।
ठीक है ना। तो इसलिए हिम्मत करनी है, थोड़ी सी डरना नहीं है। 2 से 3 टेस्ट के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों की ट्यूनिंग हो जाएगी, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको मसला नहीं होगा। अब इस सवाल के अंदर करना क्या है, जाते जाते सुन ले, क्योंकि अभी सरनान ने छाती मार लेनी है, ठीक है। देखिएगा, 1 मई 14 पर ये एसेट, लॉरीज एसेट है, व्हीकल है, उसके ओपनिंग बैलेंस का ब्रेकअप है। कहता है जी 3 लॉरियां हैं हमारे पास, अभी सर ने नहीं चाहती मारी, तुम लोग देख लो मुड़ के। 3 लॉरियां हैं, बहादुर 1, क्रॉस 2, ड्रीम 3, इनकी कॉस्ट इतनी है, डेट ऑफ परचेज ये है, टोटल 68,000 है। मतलब एसेट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस आना है ना, व्हीकल लॉरीज अकाउंट का, ठीक है, वो ओपनिंग एसेट अकाउंट इधर 68 आना है, ये उसका ब्रेकअप दिया हुआ था, ठीक है, डन। उसके बाद सवाल के अंदर अक्यूमुलेटेड एसेट का बैलेंस मिसिंग था, लेकिन रिक्वायरमेंट में उसने कहा था अक्यूमुलेशन का अकाउंट भी बनाना है, तो कोई मसला नहीं था। कॉस्ट गिवन है, डेट ऑफ परचेज गिवन है, तो पकड़ लो, हर कॉस्ट को डेप्सिट करो 1 जुलाई 11 से 1 मई 14 तक, इस दिन तक की डेप्सिट निकालो। इस तरह से दूसरी की, इस तरह से तीसरी की, ये सबकी अक्यूमुलेशन निकल आनी चाहिए 1 मई को। ट्राई करने वाली बात है। मसला ये था कि स्ट्रेट लाइन मेथड था और हर एक एसेट की रेजिडेंट वैल्यू भी थी 1 मिलियन, ठीक है। तो आपने हर एक को डेप्सिट करते हुए -1000 करके कॉस्ट माइनस रेजिडेंट वैल्यू इनटू रेट या ओवर लाइफ करना था, ठीक है। ये सारा सवाल मैंने आपको करवाना है, ठीक है, लेकिन आपने इस सवाल को खूब अच्छे से ट्राई करके आना है, ओके, सही है। तो इंशाल्लाह कल ये सवाल करेंगे, फिर रिवेरिएशन करेंगे जिंदगी के लिए, तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।